Hello everyone. So today we are going to do metals and non-metals of class 10th. एंड इस वीडियो में आपको जो भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, जो भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में इंक्लूडेड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्लास 10th में से मिस नहीं होगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले है कि मेटल्स, हम ये जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि मेटल्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हम किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर बता सकते हैं कि उसका जो है कलर कैसा है, उसका स्टेट कैसा है। हम उसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में, अगर हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता है तो इसी तरह से हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो एक जो इसमें फर्स्ट है कि मेटल्स जो प्योर स्टेट में होते हैं, जिनका प्योर स्टेट होता है, उसमें उनकी शाइनिंग सरफेस होती है। तो मेटल्स में एक शाइन होती है जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, मतलब लस्टर, शाइनिंग उसको। तो इसलिए बोलते हैं मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग सरफेस होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हुई कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड है मैलिएबिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? तो मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिसमें मेटल को हम कन्वर्ट कर देते हैं थिन शीट्स में। मतलब जब आप मेटल को बीट करोगे हैमर के साथ तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसको ही हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल शो प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल जो मेटल है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट मैलिएबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मैलिएबिलिटी में तो हमने मेटल्स को कन्वर्ट कर दिया था थिन शीट्स में। डक्टिलिटी में हम क्या करेंगे, मेटल्स को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू थिन वायर्स। तो यहाँ पे वायर्स में कन्वर्ट हो रहा है डक्टिलिटी में, मैलिएबिलिटी में थिन शीट में कन्वर्ट हुआ था। तो ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो भी मेटल जो है वो शो करते हैं। एंड गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। तो इसलिए ये देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन जो है वो यूज़ किए जाते हैं आपके जो किचन में है, मेटल्स के होते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें हम तो वो होता है सिल्वर एंड कॉपर। और पुअर कंडक्टर की बात करें अगर हीट की तो वो होते हैं लेड एंड मर्क्यूरी। लेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर होता है। लेड एंड मर्क्यूरी जो है वो पुअर कंडक्टर है किसका? हीट का। ओके। अब नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट के भी गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर। तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर हीट का भी क्या था? सिल्वर। ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपको इस चैप्टर में याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं में से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब होता है कि होम वायर्स में जब हम देखते हैं कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर, वो किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है हमारा, वो उसकी कोटिंग की जाती है वायर्स पे, और वो जो होता है रबर जैसा कुछ होता है स्टफ, वो इंसुलेटर की तरह होता है, इसीलिए वो करंट लगने से बचाता है कि कोई अगर वायर को गलती से टच कर ले तो उसको करंट ना लग जाए, इसलिए वो कोटिंग करना ज़रूरी है वायर्स पे। ठीक है। अब है, हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं। हम सिल्वर के क्यों नहीं यूज़ करते? सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर है, तो हमने कॉपर एंड एल्यूमिनियम को क्यों चूज़ किया? ये कि जो सिल्वर है हमारी वो कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो चीपर सोर्सेज को हम यूज़ करेंगे, इसीलिए जो है हम कॉपर और एल्यूमिनियम को मैक्सिमम यूज़ करते हैं हाउसेज में या फिर वायर्स में। ठीक है। अब है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस वो चीज़ होती है, वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड देखो, प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। अब मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। देखा होगा आपने टेम्पल में जो बेल होती है, जब आप उसको बेल को बजाते हैं तो आवाज़ निकलती है उसमें से, तो वो मेटल की है। जब मेटल स्ट्राइक करता है हार्ड सरफेस पे तो वहाँ से आवाज़ निकलती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है।
ये क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं। हार्ड चीज़ को जब आप मेल्ट करोगे तो टाइम लगेगा, तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम जो है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। गैलियम एंड सीजियम, ये एक्सेप्शन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सारे मेटल्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। तो क्वेश्चन आ जाए, एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो होगा मर्क्यूरी। आपको सारी एक्सेप्शंस को बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है दिमाग में। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एल्कली मेटल्स, Li, Na एंड K, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद द नाइफ। देखो हमने देखा कि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, बट अगर हम लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो उनको जो है नाइफ से कट किया जा सकता है, वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, ये गैलियम और सीजियम थे, ये इतने मतलब इनका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप अगर इनको अपने पाम पे रखेंगे ना, हथेली पर, तो ये एकदम में मेल्ट हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अभी हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी है। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मेटल्स के बारे में हमने जान लिया है, अब थोड़ा नॉन मेटल्स को देख लेते हैं, ठीक है। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। हमारे मेटल्स क्या थे? सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पर। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड की फॉर्म में और गैसेस की फॉर्म में भी। लिक्विड की फॉर्म में एक ही नॉन मेटल जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसमें एक्सेप्शन है। कौन सा नॉन मेटल है? वो ब्रोमीन। तो जो हमारा ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। हमने देखा था मेटल्स में क्या होती है? शाइनिंग होती है, इसलिए हमने उनको लस्ट्रस बोला था। बट जब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनिंग नहीं होती है उनमें। बट स्टिल देयर इज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन इज लस्ट्रस, मतलब आयोडीन हैज शाइनिंग सरफेस। ओके, देखोगे आप आयोडीन को तो शाइनी सा थोड़ा सा अपीयरेंस होगी उसकी, तो लस्ट्रस होता है इसका मतलब। तो एक्स जो है वो लस्ट्रस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कार्बन की जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहीं से हमारी एक डेफिनेशन आती है एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स in the same physical state known as allotropes of the elements। तो एलोट्रॉपी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की जिसमें वो दो या उससे ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एक सेम फिजिकल स्टेट में, और उनको जो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है उस एलिमेंट की, उनको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। तो यहाँ से हमें एलोट्रॉप्स पता चल गया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉन एज एलोट्रॉप्स। ओके, अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर, फुलरीन है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते थोड़ा सा। ग्रेफाइट सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट नॉन मेटल है वो कौन सा है? ग्रेफाइट। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड्स वगैरह, पेंसिल रोड्स में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का यूजेस बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं डायमंड का। डायमंड जो है वो आपने देखा होगा नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, दे आर नॉट हार्ड एज लाइक दैट ऑफ मेटल्स। तो जब हम डायमंड की बात करते हैं वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो आप बोल सकते हैं कि नेचर में सबसे ज़्यादा ऑकर करता है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो होता है डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड्स की बहुत सारी रिंग होती है, एक अलग ही शाइनिंग होती है डायमंड में। तो उसमें जो है वो प्रॉपर प्योर कार्बन की फॉर्म है वो डायमंड, और आप उसका बहुत ज़्यादा यूज़ देख सकते हैं। डायमंड का काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन का फॉर्मूला जो है वो C60, मतलब ये 60 कार्बन एटम से बना हुआ है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल की तरह दिखने में होता है, फुटबॉल की तरह होता है। तो इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं और वो अरेंज होते हैं इंटरलॉकिंग रिंग्स में। जिस तरह फुटबॉल की शेप होती है ना, उसी तरह इसमें जो हेक्सागोनल रिंग होती है, मतलब 6 कार्बन से मिलके बनी हुई रिंग, वो तो होती है 20 हेक्सागोनल रिंग्स, और जो पेंटागोनल रिंग्स होती है वो होती है इसमें 12। ठीक है, ये 20 होती है और ये होती है 12। तो ये बात होगी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, और हम बिल्कुल क्लियरली नहीं बता सकते किसी भी जो मेटल है नॉन मेटल है उसके बारे में। हमें क्लियरली थोड़ा सा कम पता लग रही है चीज़ें, तो हमें अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के, जो है हमें पता चल जाता है बाहर से। बट जब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लेंगे तो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी, मेटल के बारे में बता पाएंगे हमें कि मेटल की तरह काम करे और ये नॉन मेटल की तरह है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला जो है हम केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ये देखिए एग्जांपल है पोटेशियम सोडियम। पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम ऑक्साइड। ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, एंड व्हेन दे कम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन there is chances that they can catch fire, so we keep these metals into kerosene oil। समझ गए, केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, ताकि वहाँ पे जो है फायर को वो कैच ना करे। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है, कंप्लीट चांसेस है कि वो कैच कर लेंगे आग को। तो हमें उनको इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। समझ गए, बहुत वाइग्रस रिएक्शन होता है, बहुत स्पीड से तेजी से उनका ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए जो मेटल्स की ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड्स याद रखना वो होती है बेसिक, बेसिक नेचर होता है उनका। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक एक्सेप्शन मान सकते हो आप अब इसको, या फिर एक नया नाम दिया गया है इसको। ये जो ऑक्साइड है वो होती है एसिडिक भी बिहेवियर शो करती है और बेसिक भी, दोनों बिहेवियर शो करती है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक ही और ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को भी आप जो देखेंगे वो भी एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगी और बेसिक बिहेवियर भी। तो ऐसी ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर बोथ शो करती है उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल जो है वो मैंने दे दिए हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल आ जाए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बताओ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का आप एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये एसिडिक और आपने देखा होगा कि बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगी। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जब आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये रिएक्शन शो करती है एसिडिक एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, इसीलिए ये क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करके भी ये जो है सॉल्ट बनाएगी। ये सॉल्ट है सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। अब नेक्स्ट चीज है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर यूजुअली एन एल्यूमिनियम ऑन एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज विच मेक्स दीज रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। यहाँ पे अब है कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ये बन गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया है मेटल्स का। अब हम इस पे आते हैं रिएक्शन विद वाटर। हम देखेंगे कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल। तो देखो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगी मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की। ये देखो मेटल प्लस वाटर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
मेटल ऑक्साइड प्लस, अब जो ये मेटल ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब पहले हम देखते हैं जो मैक्सिमम आते हैं ना रिएक्टिविटी के केस में, वो है पोटेशियम एंड सोडियम। तो हमें पता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो पहले हम इनका रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। ये देखो, पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और हीट एनर्जी भी हो रही है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कि हीट रिलीज होगी जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए वाटर ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म वाटर लोगे या फिर स्टीम लोगे तो ही ये रिएक्ट करेंगे, कि इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जब आप इनको वाटर के साथ रिएक्शन दो कराओगे ना, तो ये ऊपर आ जाएंगे सरफेस पे और इनमें से आग भी आपको जलते हुए दिखाई देगी। इतना वायलेंट रिएक्शन होता है ये, ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो है थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। तो जब आप कैल्शियम की बात करोगे, कैल्शियम को वाटर के साथ जो है रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें जो हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वहाँ पे आग ही लग जाए, कि वो फायर को कैच कर ले। तो ये बस क्या करता है, कैल्शियम जो है हमारा वो सरफेस पे आके फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है, फ्लोट करता है, वहाँ पे फायर नहीं कैच करता है वो। इसके बाद है मैग्नीशियम। यहाँ पे ये भी कोल्ड वाटर के साथ ही हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे जो फायर है वो नहीं हो रही थी, सिर्फ वो सिंपली क्या है, फ्लोट कर रहा है। अब बात आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इससे कम रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए हमें हॉट वाटर यूज़ करना पड़ेगा। हॉट वाटर यूज़ करेंगे तभी जो है रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है एंड हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है एल्यूमिनियम Fe एंड जिंक। एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और ना ही हॉट वाटर के साथ। इनके लिए हमें जो रिएक्शन शो करने के लिए वाटर के साथ वो स्टीम फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी वाटर की। तो हम यहाँ पे स्टीम लेंगे, स्टीम की फॉर्म यूज़ करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनेगा हमारा। एल्यूमिनियम एंड आयरन का रिएक्शन जब होगा वाटर, ये वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में है और यहाँ पे बनती है ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक लेड होता है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया है मेटल का, हमने वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया है मेटल का। नाउ कम टू एसिड्स, कि जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, मेटल सॉल्ट, मतलब एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो ये क्वेश्चन आता है, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। मेटल है ये सोडियम, मैग्नीशियम मेटल है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या है, इवॉल्व हो गई है। इसके बाद देखते हैं जिंक का। जिंक के रिएक्शन होगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो बनेगा ZnSO4, सॉल्ट बन रहा है, तो एसिड के साथ हमने रिएक्शन किया है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब जो ये है ना, ये वाला रिएक्शन है, ये वाला जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसको हम यूज़ करते हैं लैब में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये रिएक्शन यूज़ होता है लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। हमने देखो मेटल का रिएक्शन देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दोनों केस में वी हैव सीन दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि जब हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रिक एसिड है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका आंसर होगा कि HNO3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन को एकदम में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे हमें हाइड्रोजन नहीं मिलती है, हाइड्रोजन को किसमें वो कर देगा ऑक्सीडाइज, वाटर में। तो देखो एंड खुद क्या है, रिड्यूस हो जाता है इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में N2O NO NO2। बट
दो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है यार। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट लोगे ना आप HNO3, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 लोगे तो वहाँ पे क्या है, रिएक्ट कर जाएंगे इसके साथ HNO3 के साथ, और वहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी। तो एक्सेप्शन याद रखना कि ऐसे कौन से मेटल है जिनके साथ डाइल्यूट HNO3 जो है वो रिएक्शन शो करता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। अब रिएक्टिविटी देख लो कि किसके, डाइल्यूट HCl और H2SO4, ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। पोटेशियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव होगा आयरन। अब एक और है यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म, वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कौन कौन से एसिड का जो है मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl का और कंसनट्रेटेड HNO3। HCl जो प्रेजेंट होता है वो रेशो उसकी ज़्यादा होती है 3 और HNO3 है 1, तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं 3:1 की फॉर्म में। ठीक है, ये देखो हमने देखा था गोल्ड एंड प्लेटिनम को कोई भी मतलब किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहे थे, बट जो एक्वारेजिया है इसकी जो कैपेसिटी है, बात करें इसकी जो कैपेबिलिटी है, वो ये क्या करता है, डिसॉल्व कर सकता है गोल्ड एंड प्लेटिनम को, गोल्ड एंड प्लेटिनम को भी अपने अंदर जो है डिसॉल्व कर सकता है। ये इतना ज़्यादा कोरोसिव होता है, ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन से एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको याद रखेंगे तो आपको काफ़ी रिएक्शन समझ में आ जाएंगे कि किस किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। जो टॉप मोस्ट पे है इस सीरीज में वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो गोल्ड जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट रिएक्टिव, नीचे नीचे आओगे आप रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, तो मोस्ट रिएक्टिव सबसे टॉप मोस्ट पे, नीचे नीचे आ रहे हो तो लिस्ट रिएक्टिव है। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब हमें क्या करना है, मेटल्स का हमने रिएक्शन देख लिया ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ। अब हमें मेटल का रिएक्शन करना है मेटल सॉल्ट्स के साथ, जो अलग अदर मेटल्स होते हैं उनके सॉल्ट के साथ। मान लो मेटल हमारा पास A, दूसरा मेटल है B, तो हम सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B लेंगे और सिंपली मेटल लेंगे A, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा किसका, A वाले का। पहले हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था, B का, B तो यहाँ से अलग हो गया है और सॉल्ट किसका बन गया अब, मेटल A का। लाइक दिस, ये देखो आयरन है, CuSO4 है, FeSO4 है, Cu। अब हमें पता है कि Fe जो है आयरन वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को जो है डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन पे खुद आ जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है, तो Fe जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, तो यहाँ पे आ गया FeSO4 और ये Cu जो है वो अलग हो गया है यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये है सिल्वर प्लस CuSO4। अब आप देख रहे हो कि सिल्वर जो है हमारा वो क्या है, कम रिएक्टिव है कॉपर से, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिल्वर जो है कम स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो ये यहाँ पे इसको नहीं हटा पाएगा भाई इसकी पोजीशन से, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरह से गोल्ड जो है, गोल्ड भी कम रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी कॉपर को यहाँ से नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। तो आपको जो है इन वाले रिएक्शंस में याद रखना है कि वो जो सिंगल एलिमेंट आपको दिया हुआ है, सिंगल मेटल, उसको देख लेना है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी वो उसको दूसरे वाले को सॉल्ट से उसको हटा पाएगा और सॉल्ट में जो है अपने आप उसकी पोजीशन ले लेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है, नाउ कम्स टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की देखिए, हम पहले रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो जब आप नॉन मेटल का रिएक्शन करते हो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड फॉर्म होती है। मेटल की ऑक्साइड क्या थी, बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड होती है एसिडिक। तो यहाँ पे देखो कार्बन का रिएक्शन है ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्साइड बन गई, सल्फर, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पे वाटर बन गया। दीज ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ऑल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सॉरी एसिडिक इन नेचर। तो ये देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, CO2 प्लस H2O।
अब देखो, आप ये देखोगे CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमसे पता चलता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। SO2 देख लो आप, यहाँ से क्या बन रहा है, H2SO3 एसिड बन रहा है, सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखो नॉन मेटल का, तो यहाँ पे बन गया ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। जब हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, फॉस्फोरस ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना लिया है। क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे नॉन मेटल की क्लोराइड बन जाएगी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन देखो नॉन मेटल के का हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट हाइड्राइड बनती है। ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। जब हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया किसके साथ, इसके साथ, नॉन मेटल के साथ, ये नॉन मेटल है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। ये कोवेलेंट हाइड्राइड है दोनों। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गए हैं, बट ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो स्टीम ही हो। स्टीम भी लोगे ना आप तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेटल्स के केस में हमने देखा था हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, बट नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ भी। तो हमने रिएक्शन देखे नॉन मेटल के किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। बाकी ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही एसिड्स के साथ। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एक साथ रिएक्ट करते हैं। हमने अलग अलग देखो, पहले हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सारी प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखो, जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ तो क्या है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, और इनको कंपाउंड्स को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स। आयंस क्या होती है, जिन पे चार्ज स्पीसीज होती है। आयंस या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जिस चीज़ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनको आयंस बोलेंगे हम। एंड ये आयंस जो है वो फॉर्म होती है जब कोई एक एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को आप बोलोगे केटायन, एंड नेगेटिव चार्ज वाले आयंस को बोलोगे आप एनायन, ठीक है। तो ये देखो सोडियम है, सोडियम जो है इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है सोडियम की, 1। ये मैंने आपको चैप्टर कौन से में बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबल होने के लिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल हो जाएगा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सोडियम क्लोराइड की। तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करके। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड होते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एंड उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी हाई होता है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब वो ब्रेक हो जाते हैं इजीली, जब आप उनको किसी चीज़ से वो करोगे उन पे हैमर वगैरह से, तो वो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे स्मॉल पीसेस में। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज दे आर सॉलिड, दे आर टफ। जनरली ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में एंड इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो गए, केरोसिन, पेट्रोल। पेट्रोल में आप इनको सॉल्युबल नहीं कर सकते। कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट किसमें, मोल्टन स्टेट होना चाहिए, नॉट इन द सॉलिड फॉर्म। जब आप इनका मोल्टन स्टेट, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट होती है आयंस की वो हो पाती है, मूवमेंट ऑफ आयंस हो पाती है, इसीलिए जो है ये सॉलिड्स आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट ओनली इन द मोल्टन स्टेट बिकॉज देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस। एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आयंस की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ओके, नाउ कम टू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अक्रेंस ऑफ मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स को कैसे कैसे जो है हम क्या क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे और हमें मेटल मिलता है। अब मेटल हमें पता है कि अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है और एक सी वाटर में भी मेटल पाया जाता है।
मेनली जो होता है वो अर्थ क्रस्ट में होता है। अर्थ क्रस्ट मेजर सोर्स होते हैं मेटल के। अब मेटल जो है वो इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट होता है। ऐसे तो है नहीं कि भाई हमें सीधा का सीधा बिल्कुल क्लियर जो है हमें मेटल चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा वो मिल गया है। मेटल्स के साथ बहुत इम्प्योरिटीज पाई जाती है। मिट्टी देखोगे, मिट्टी में मिलते हैं। जो खदानें होती हैं वहाँ से जब माइंस वगैरह कर में होती है, मेटल को वो किया जाता है, तो वहाँ पे उसके साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है एंड बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसके बाद, तब जाके हमें कहीं एक जो है प्योर मेटल मिलता है। ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स में से हम मेटल को वो करते हैं एक्सट्रैक्ट। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल जो है वो पाया जाता है। ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जहाँ से हम मेटल को निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली। ठीक है। मान लो एक कोई ऐसे मिनरल है जहाँ से हम इतनी मेहनत करें, इतना पैसा लगाएं प्रोसेस में, बहुत ही महंगे महंगे कॉस्टली प्रोसेस हो, और उसमें से मेटल जो है वो मिले भी ना हमें एक अच्छे अमाउंट में, तो वहाँ पे वो इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो कि वहाँ से हम प्रॉफिटेबली किसी मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको हम ओर्स बोलते हैं। तो ऐसे ओर्स को पहले जो है वो चूज़ किया जाता है मिनरल्स में, तो जहाँ से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको बोला जाता है ओर्स, जहाँ से मेटल जो है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ऐसे मिनरल्स जहाँ पे से मेटल प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो सकता है उनको बोला जाता है ओर्स। अब देखिए, एक एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की। हमें पता था ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऊपर वाले एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव थे वो थे सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो ऊपर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या है प्राप्त करेंगे, और उसके बाद जो मीडियम रिएक्टिविटी आते हैं उनको रिडक्शन करेंगे कार्बन की हेल्प से, एंड ये जो है ये फाउंड इन नेटिव स्टेट। गोल्ड एंड सिल्वर ये नेटिव स्टेट में, मतलब मेनली प्योर फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है। इनके साथ इम्प्योरिटीज थोड़ी नहीं होती है, दे प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। अब है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हमें देखने की कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की उनके ओर में से। तो देखो, पहले हम हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को लेंगे, फिर हम मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स को लेंगे, और फिर हम लो रिएक्टिविटी। हमने तीन चीज़ में डिवाइड कर दिया है, तीन पार्ट्स में। तो जो हाई रिएक्टिविटी होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस से सीधा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, और वहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अब मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेनली प्रेजेंट होते हैं कार्बोनेट ओर में या फिर उनके सल्फाइड फॉर्म में। जो कार्बोनेट ओर है उनको कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है उनपे, और जो सल्फाइड ओर है उनपे रोस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो देखना, याद रखना, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। सी है दोनों में, तो इस तरह आप जो है याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो है हमें इन जब ये प्रोसेस हो जाएगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, हमें ऑक्साइड मिलेगी। ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कार्बन, एंड देन वी गेट द प्योर मेटल। लास्ट में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर हम लो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, वो सल्फाइड ओर में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में। उनको रोस्टिंग करते हैं हम, सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग यूज़ किया था यहाँ पे भी। रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा, और मेटल को फिर हम रिफाइन कर लेंगे, मतलब हम उसे जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है उसको रिफाइनिंग प्रोसेस से वो दूर हो जाएगी और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। 3 मेजर स्टेप्स हैं अब इसमें। पहला है, हमें जो ओर हमें मिल गया, मान लो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया मिनरल में से, हमने ऐसे मिनरल्स फाइंड कर लिए जहाँ से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस ओर को सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है ओर की, ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो इसमें क्या है, हम मोटे तौर पे जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना मेटल्स के साथ, मान लो ये मेटल है, इसके साथ बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्योरिटीज़ है, कहीं सैंड लगी हुई है इसको, कहीं डस्ट है, कहीं जो है ये स्टोन वगैरह है इसके आसपास, तो हमें मतलब एक मोटे तौर पर मेटल को वहाँ से कंसंट्रेट कर लेना है। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, देखो पहले स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ किया जाता है, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, सिलिकेट्स हो गया, उनको क्या है रिमूव किया जाता है और मेटल को कंसंट्रेट किया जाता है। तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, ये अब एक टर्म आती है यहाँ पे, गैंग। गैंग आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए गैंग क्या होता है। तो देखो गैंग क्या होता है, ऐसे ओर्स जिनमें हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, सॉयल हो सकता है, वो सैंड हो सकता है, ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब जो मेटल्स हैं उनको जो सबसे कम है लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे नीचे आते हैं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में,
तो हम उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? ये अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं जल्दी, तो इसलिए हम इनको सिंपली अगर हीट करेंगे ना तो भी हमें मेटल मिल जाएगा अपना। तो देखो ये था हमारा सल्फाइड, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड वाला, और एंड ये है क्यूप्रस सल्फाइड वाला। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगी यहाँ से मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला है हमें HgO, इसको हमें और स्ट्रांगली हीट करना है तो यहाँ पे हमें मेटल मिल जाएगा। इस ओर को, जो ये मर्क्यूरी का ओर है HgS, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, सिनेबार नेम है। आप बाकी जो मेटल्स के ओर्स है अच्छे से आप 11th क्लास में दिए हुए हैं नेम को कि कौन कौन से मेटल के कौन कौन से ओर्स होते हैं, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा, ठीक है, अपना वहां से एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना उसको। अब बात करते हैं क्यूपर के, ये कॉपर के ओर की। ये कॉपर का ओर होता है Cu2S, इसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लैंस। ये नाम तो, ये दो तो नाम याद ही रखना बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है 10th क्लास के, एंड इम्पोर्टेंट रहेगा टीजीटी लेवल के लिए। बाकी अब अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है कि ओर्स के क्या क्या होते हैं तो आप 11th क्लास के एक बार चैप्टर देख लेना, वो आइसोलेशन वाला चैप्टर मैंने बता दिया है उस वीडियो में, इससे पहले की वीकली टारगेट्स वाली वीडियो में, कि कहाँ कहाँ से ये चैप्टर आपको करना है, तो उसमें देख लेना आप कि क्या कौन कौन से और है और उनके नाम क्या क्या है, एक बार पढ़ लेना उनको, ठीक है। तो इसी तरह हमने कॉपर के ओर को क्या किया, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया हीट करके, एंड जब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारा तो इसको हमने और स्ट्रांगली हीट कर दिया, एंड फिर हमें वहां से मिल गया कॉपर, ठीक है। इसको यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। Cu2 को जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हीट किया तो यहाँ से हमें कॉपर मिल गया, यहाँ से मर्क्यूरी। तो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं ना उनको आप सिंपली हीट करो, स्ट्रॉन्ग हीट करो, तो वहां से हमें मेटल मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज जो थोड़ी बहुत होती है वो हट जाएगी और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अगर हम बात करें ऐसे मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी होती है जिनकी, तो जैसे कि हो गया आयरन, जिंक, लेड, कॉपर जो होते हैं वो हमें पाए जाते हैं नेचर में किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट और सल्फाइड और। अब हमें पता था हमें कार्बोनेट और के लिए यूज करना है कैल्सिनेशन, ये देखो कैल्सिनेशन का यूज किया है। सल्फाइड और के लिए हमें यूज करना है रोस्टिंग का, तो जब हम रोस्टिंग करेंगे सल्फाइड और की ऑक्सीजन के साथ तो मिलेगा जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑक्साइड। तो इन दोनों प्रोसेस का करने का मतलब क्या था, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को करने का, कि हमें जो है ना सल्फाइड और कार्बोनेट और है उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखो ये हो गया, हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब जब ये ऑक्साइड बन जाएंगे हम इनको रिड्यूस करा देंगे किसकी हेल्प से, कार्बन की हेल्प से, तो हमें जो है प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अब समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड। ये देखो मैंगनीज ऑक्साइड है, इसको हम एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मैंगनीज मेटल मिल गया है। बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया था कि जिसमें हीट इवॉल्व हो। उसके बाद है ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के हेल्प से रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आयरन। आयरन ये जो है लिक्विड स्टेट में मिलेगा हमें, और इस रिएक्शन को, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इसको बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन में क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है एल्यूमिनियम की हेल्प से और हमें मिल रहा है आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रही है। इसको थर्माइट रिएक्शन बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है मैक्सिमम अमाउंट में। और इस रिएक्शन को हम ये यूज किया जाता है किसको, ये जो रेलवे ट्रैक्स जो टूट जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, मशीन के पार्ट्स अगर क्रैक हो गए हैं तो उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये वेल्डिंग वगैरह में जो यूज होता है ना उसमें यूज किया जाता है इसका, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना, थर्माइट रिएक्शन। अब बच गया एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हमने देख लिया लो रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन, हमने देख लिए मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स के रिएक्शन की कैसे एक्सट्रैक्शन होती है उनकी। अब हमें एक्सट्रैक्शन देखनी है किसकी, हाई रिएक्टिव मेटल्स की। कार्बन कैनोट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। अभी हमने इससे पहले देखा था, हम कार्बन से रिडक्शन करा रहे थे ऑक्साइड की, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो ये मेटल्स होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स, ये है कि कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं करा सकते इनको, क्योंकि इनकी ज़्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ होती है, कार्बन के साथ एफिनिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है।
तो अब हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, हाई रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का, तब जाके वो हमें मेटल मिलता है वहां से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये ऑब्टेन किए जाएंगे इनके मोल्टन क्लोराइड से, मतलब मोल्टन क्लोराइड लेंगे हम इनका। अब देखो ये रिएक्शन देखो, मेटल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट कर जाएंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, तो मेटल्स तो कहाँ पे आएंगे डिपॉजिट होके, कैथोड पे। हमें मोल्टन स्टेट लेना है उसका, नीचे मोल्टन क्लोराइड, एंड क्लोरीन जो होता है वो आएगा हमारा एनोड पर। तो याद रखना, मेटल जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे हम इनका, तो मेटल कैथोड पे होगा और जो क्लोरीन है वो एनोड पे होगा। ये देखो मेटल का रिएक्शन है कैथोड पर, एंड एनोड पे क्या है, क्लोराइड, क्लोरीन जो है हमारा। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम के केस में। इनके केस में हमने लिया है सोडियम और मैग्नीशियम के केस में क्लोराइड का मोल्टन स्टेट, यहाँ पे हमने लेना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के केस में ऑक्साइड लेंगे, और ये सोडियम और मैग्नीशियम के केस में हमें क्लोराइड लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते वक्त, फिर हमें जो है मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स लास्ट स्टेज होती है मेटल के एक्सट्रैक्शन में, एंड ये लास्ट स्टेज क्या होती है, इसमें होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, कि भाई थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज बच गई है ना तो वो भी दूर हो जाए मेटल से, और हमें बिल्कुल एक प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो। तो ये लास्ट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें सबसे ज्यादा यूज करने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने लिया है कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन लिया है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमने टैंक ले लिया है कोई भी। तो देखो हमने एनोड को मान लिया है इम्प्योर मेटल, यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल का यूज किया है। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज है ना एनोड की, वो यहाँ पे डिजोल्व होती जाएंगी इस वाले, यहाँ पे देखो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बाकी जो इम्प्योरिटीज हमारी डिजोल्व नहीं हुई है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गई है, जो सॉल्युबल नहीं थी, सॉल्युबल वाली तो इसमें डिजोल्व हो गई है, एंड जो बच गई है पार्टिकल्स की फॉर्म में है या फिर वो डिजोल्व नहीं हो सकती, वो यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो गई है। और हम उन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं, एनोड मड, एनोड मड बोला जा रहा है उसको। और जो प्योर मेटल है वो हमारा यहाँ पे जाके जमा डिपॉजिट हो गया है, किस पे, कैथोड पे जाके। ठीक है, एनोड इम्प्योर मेटल है, यहाँ पे कैथोड पे क्या है, प्योर मेटल जाके डिपॉजिट हो गया है। और इम्प्योरिटीज जो है वो कुछ जो सॉल्युबल थी वो सॉल्युबल हो चुकी है, जो नहीं थी सॉल्युबल वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यूज किया है मेटल सॉल्ट का हमने इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। जैसे ही करंट पास किया, ये बोल रहा है कि जो प्योर मेटल है वो फ्रॉम द एनोड, जो प्योर मेटल एनोड से जाके कहाँ पे है, डिजोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पर जाकर, डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी कहाँ पे, एनोड के ठीक नीचे, बॉटम ऑफ द एनोड, और इसलिए उसको बोला गया एनोड मड। अब इस लास्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है कोरोजन। कोरोजन मैंने जो फर्स्ट चैप्टर कराया था उसका, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, उसकी जिसकी वीडियो है यूट्यूब पे, उसमें बताया था सिल्वर आर्टिकल जब कोरोड होते हैं तो उसमें ब्लैक जो है, ब्लैक आपको थोड़े टाइम के बाद वो काले पड़ने लग जाते हैं, तो हमने देखा होगा। कॉपर जो होता है वो ग्रीनिश कलर आ जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग उसमें फॉर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद। आयरन ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, एक ब्राउन जो परत होती है ना वो उस कलर की हो जाती है, वो थोड़ा सा फ्लेकी, मतलब थोड़ा ब्रेकेबल होता है ना, थोड़ा ऊपर ऊपर से, और इस तरह से वो पूरा कोरोड होके धीरे धीरे आयरन क्या है वो अंदर से पूरी उसकी सरफेस कोरोड हो जाती है, और आयरन मेटल पूरा हमारा जो है खत्म होता जाता है। और आयरन पे जो ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है उसको रस्ट भी बोला जाता है, जंग लग जाता है ना आयरन पे, आपने देखा होगा। अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कोरोजन से, एक तो हम पेंटिंग यूज कर सकते हैं। पेंट करते क्यों हैं हम आयरन पार्टिकल्स को या फिर किसी भी मेटल को, ताकि उस पे जो है वो ना लगे, जंग वगैरह ना लगे। पेंटिंग क्या है, उसको प्रोटेक्ट कर देती है उसका फर्दर रिएक्शन होने से। दूसरा ग्रीसिंग वगैरह, ऑयल की जो ग्रीस की जाती है फेंस वगैरह पे और उस पे, तो वो भी ग्रीस भी क्या करती है, काम करती है एक सरफेस का, प्रोटेक्टिव लेयर का, जिससे फर्दर जो है वो कोरोड नहीं होता है मेटल। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जो है प्रोटेक्ट करते हैं स्टील एंड आयरन को, देखो प्रोटेक्ट करते हैं स्टील एंड आयरन को फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो ये गैल्वेनाइजेशन में एक थिन लेयर फॉर्म की जाती है, किसकी,
जिंक की किस पे, मेटल्स पे, ताकि उसका जो है कोरोजन ना हो। स्टील एंड आयरन पे होता है ये कोटिंग जिंक की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल पे दूसरे मेटल की कोटिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हुआ, किसी मेटल की जो है वो कोटिंग की जाएगी दूसरे मेटल पर, ताकि उसको रेजिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करे और वो कोरोजन होने से बचा सके। एलोइंग हमें पता है कि मेटल्स एंड मेटल्स का या तो कॉम्बिनेशन होता है या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। ये भी कोरोजन जो हमारा एलोय फॉर्म होता है वो कोरोड नहीं होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन हमने पढ़ लिया कि स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट करना किसकी कोटिंग से, थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग से। एलॉयज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं किसके, टू और मोर मेटल्स के हो सकते हैं, या फिर एक मेटल और नॉन मेटल का हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज है हमारे। जैसे कि स्टेनलेस स्टील में क्या एलॉय, कौन कौन सा मेटल यूज किया जाता है, एक तो आयरन होता है, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, तो ये स्टेनलेस स्टील। अदरवाइज जो आयरन होती है आप सिंपली देखोगे ये कोरोड हो जाती है। तो आप जब इसको कन्वर्ट कर दोगे ना स्टेनलेस स्टील में, तो स्टेनलेस स्टील के आप देखते हो कितने सारे गैजेट्स आते हैं एंड वो कितने दिन चलते हैं, उनमें कोरोजन वगैरह का डर नहीं रहता है। तो इसीलिए एलॉय बनाए जाते हैं ताकि वो कोरोजन होने से उन्हें बचाया जा सके। तो स्टेनलेस स्टील आ सकता है कि कौन कौन से उसमें जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो आयरन निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर होता है स्टेनलेस स्टील। ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में होता है कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट है सोल्डर। सोल्डर जो है, सोल्डर में यूज किया जाता है लेड और टिन का। ठीक है, तो ये थे एलॉयज। एलॉयज ये जो प्रोसेस है इनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी मेटल को कोरोड होने से। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है सारे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। एनसीईआरटी का सारा कुछ इस पूरी वीडियो में कवर हो गया है एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आई एम श्योर। एंड ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपने पूरे टॉपिक को समझने में। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक करना इस वीडियो को पक्का, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जिनको ये चैप्टर टफ लगता है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।